दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में स्थित एसेक्स गांव, बेनेडिक्टाइन संतों ने वहाँ एक गिरजाघर बनाया था जहाँ पर सारे बेनेडिक्टाइन सन्यासी रहते थे। बेनेडिक्टाइन सन्यासी उन्हें बोला जाता है जो संत बेनेडिक्ट के धार्मिक आदर्शों पर चलते हैं। ये कैथोलिक चर्च के ही अंतर्गत आता है। वहाँ के नियम सन्यासियों के लिए बहुत ही सख्त थे। एसेक्स में मौजूद गिरजाघर के एक पादरी का पास की एक ननेरी में रहने वाली नन से रोज़ाना मिलना जुलना लगा रहता था। दोनों के आपस में विचार काफ़ी मिलते थे। इन्हीं करीबियों के चलते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन ये सब गिरजाघर के उसूलों के खिलाफ था। बेनेडिक्ट्स के नियमों में दो सन्यासियों का मिलन एक पाप माना जाता था। उन दोनों ने ही वहाँ से भागने की योजना बना ली थी। एक घोड़ा गाड़ी भी वहाँ तैयार खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग वहाँ से भागने में सफल नहीं हो सके और किसी तरह पकड़े गए। दोनों को ही कैथोलिक चर्च के नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके बाद पादरी को सजा के तौर पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और उस नन को उसी गिरजाघर के एक हिस्से में एक दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया गया। सन 1862। वर्तमान में हेनरी बुल को चर्च की देखभाल के लिए बॉर्ले का नया रेक्टर बनाया गया, जिसके एक साल बाद उसने चर्च के नज़दीक एक रेक्टरी का निर्माण करवाया। रेक्टर या विकार चर्च के मुख्य अधीक्षक को बोला जाता है, जो वहाँ की देखरेख करता है। घर में दाखिल होने के बाद बुल की कुछ रातें सामान्य गुजरी, लेकिन एक रात किसी आवाज़ ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। ऐसा कुछ दिनों तक रोज़ होने लगा। एक दिन आधी रात के समय हेनरी ने एक औरत को चर्च के गलियारे में घूमते देखा। वो आश्चर्य में था क्योंकि उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने रेक्टर हाउस से बाहर निकल कर देखा, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। उसे लगा यह उसका वहम है। अगली सुबह जब हेनरी बुल गांव में टहलने निकला तो गांव के कुछ लोगों को मालूम हुआ कि बुल चर्च की ही परिधि में रहता है। उसने गांव के कुछ लोगों से अपनी उस रात का जिक्र किया, जिसे सुनकर कई गांव वाले भयभीत हो गए। जब हेनरी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन लोगों ने उसे उस चर्च का इतिहास बताया कि उस जगह पर क्या घटित हुआ था। गांव के लोग उस घटना से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए नन का नाम लेते ही वो लोग दहशत में आ जाते थे, क्योंकि कई लोगों का उस नन के भूत से सामना हो चुका था, लेकिन वो सबको नज़र नहीं आती थी। हेनरी अब इसमें काफ़ी रुचि लेने लगा। वो अब इसका आदी हो गया था। अपनी क्यूरियोसिटी के चलते उसने रेक्टरी में एक नए हिस्से का निर्माण करवाया, जिसे उसने नाम दिया नन्स वॉक, ताकि वो वहाँ से नन के भूत को रोज़ाना देख सके। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्हें उस हिस्से का निर्माण नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि अब वो जगह हेनरी के लिए परेशानी का कारण बन गई थी। नन को कई बार उस हिस्से में खिड़की से अंदर घूरते हुए देखा गया है और वो अचानक गायब हो जाती। कई विजिटर्स ने इसका अनुभव किया था और वो काफ़ी डर गए थे। कुछ समय बाद वो हेनरी पर हावी होने लगी थी। बोर्ले रेक्टर को इंग्लैंड की सबसे डरावनी और मनहूस जगह माने जाने का एक कारण है यहाँ का भयानक इतिहास। रेक्टरी के अंदर होने वाली अधिकतर घटनाओं के पीछे नन को ही जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि बाद में ये बात सामने आई कि जिस जगह पर रेक्टरी का निर्माण किया गया था, ठीक उसी जगह पर उस नन को भी दीवार में चुनवाया गया था। कई पादरियों ने भी रेक्टरी का मुआयना करने के बाद इस बात की पुष्टि की थी कि यहाँ एक अतृप्त आत्मा है जो काफ़ी आक्रोश में है, और उन्होंने सबको एहतियात बरतने की सलाह भी दी थी। घर में ज़्यादातर डरावनी घटनाएं उनकी बेटी इथेल के साथ हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे 24 घंटे कोई न कोई उसके साथ रहता है। एक रात को जब इथेल अपने बेड पर सो रही थी, उसे किसी ने नींद में बहुत ज़ोर से तमाचा मारा, जिसके निशान उसके गाल पर देखे जा सकते थे। इथेल इससे बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा था। सन 1892 में हेनरी बुल की रेक्टर हाउस में ही ब्लू रूम में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद हेनरी बुल के बेटे हैरी ने उस घर को अपने अधिकार में ले लिया। हेनरी के मरने के बाद ये घटनाएं और भी ज़्यादा भयानक हो गई। हैरी की 4 बहनों ने भी उस नन को रेक्टरी के गलियारे में
घूमते और गायब होते देखा, जिसका चेहरा काफ़ी डरावना था। यही नहीं, इसके अलावा भी रेक्टर के आसपास कई नई जगहों पर भी पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो गई थी। एक शाम को जब हैरी बाहर गार्डन में बैठे थे, अचानक उनके कुत्ते ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। फिर उसने भौंकते हुए पेड़ों की तरफ इशारा किया। हैरी को ऐसा लगा मानो जैसे उन्हें कोई पेड़ों के पीछे से झांक रहा है। हैरी ने जब वहां जाकर देखा तो उन्हें 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखे, लेकिन जैसे ही वो वहां से दूर हटे, उन्हें एक धुंधली सी आकृति नजर आई, जिसका केवल धड़ था। उसका सर गायब था। कुछ पलों में वह साया गार्डन के गेट के आर पार निकलकर गायब हो गया। कई बार लोगों ने उस सर कटी आकृति को घोड़ों के साथ भी देखा था। कहते हैं बहुत साल पहले वो व्यक्ति यहाँ का कोचमैन था और घोड़ों को संभालने का काम करता था। एक भूतिया बग्गी को रेक्टर हाउस के आसपास कई बार देखा गया। अदृश्य घोड़े के टापों की आवाज़ भी कई बार सुनाई देती थी। सबसे रहस्यमय और डरावनी बात यह थी कि बुल के बेटे हैरी की मौत भी उसी ब्लू रूम में हुई थी जहां हेनरी की मृत्यु हुई थी। हैरी ने मरने से ठीक पहले इस बात का खुलासा किया था कि उस ब्लू रूम में कई सारी प्रेत आत्माएं थी, जिसके बाद से उस रूम को काफ़ी मनहूस माना जाने लगा। सन 1928 में एरिक स्मिथ और उनकी वाइफ ने इस घर को खरीद लिया। एरिक इस घर की हिस्ट्री से अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये घर क्यों लिया ये कोई नहीं जानता। इसे एरिक का वहम कहो या सच्चाई, लेकिन घर में उनके आने के कुछ दिनों बाद ही फिर से पैरानॉर्मल घटनाओं का दौर शुरू हो गया। घर के सामान इधर से उधर मूव होने लगे। खिड़की के बाहर से कई बार पत्थर घर के अंदर फेंकने की घटनाएं होती थी, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कई बार कमरों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जिसमें एक नाम बार बार दोहराया जाता था, कार्लोस। ये घर के सबसे पहले मालिक हेनरी बुल का निक नेम था। इन सब डरावनी घटनाओं से परेशान होकर आखिरकार स्मिथ ने डेली मिरर नाम के एक न्यूज़पेपर को इसके बारे में बताया और उनसे मदद करने का आग्रह किया। डेली मिरर को वैसे भी इस न्यूज़ में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैरी प्राइस को रेक्टरी में तहकीकात करने भेजा। हैरी प्राइस ने भी उस जगह पर कई असाधारण घटनाओं को महसूस किया। किसी अदृश्य बेल का बजना और एक विचित्र सा कैथोलिक चिन्ह जो उन्हें बार बार नजर आता था। आखिर उस चिन्ह का क्या मतलब था और उन अदृश्य सायों से उसका क्या संबंध था? ऐसे कई सवाल अपने दिमाग में लिए स्मिथ ने भी अपने पूरे परिवार के साथ अप्रैल 1930 को उस घर को खाली कर दिया। लेकिन उसी साल के अक्टूबर महीने में हैरी प्राइस ने उस घर में एक बार फिर से तहकीकात शुरू की। इस बार हैरी की रिसर्च ने सबको चौंका दिया। उसने इसे साइकिकल रिसर्च की सबसे अद्भुत और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ हॉन्टिंग का नाम दिया। हैरी प्राइस के अनुसार इस रेक्टरी में होने वाली सारी घटनाओं का केंद्र बिंदु वो नन ही है। कई बार ऐसा लगता है कि घर में होने वाली हर भयानक और डरावनी चीज़ उसी के इशारों पर हो रही है। प्राइस की तहकीकात खत्म होने के बाद इस घर के अगले मालिक थे लॉयनेल फॉयस्टर। वो अपनी वाइफ मैरियन और अपनी सौतेली बेटी एडिलेड के साथ इस घर में रहने लगे और उनके घर में आते ही एक बार फिर से वही भयानक घटनाएं शुरू हो गई। लेकिन इस बार हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। घर में दाखिल होने के कुछ ही दिनों बाद मैरियन बहुत ही खतरनाक पोलेजिस्ट अटैक से गुजरी। कोई साया उसके पीछे था। घर में रखे भारी सामान उछलकर उस पर गिरने लगे। यह अटैक काफ़ी जानलेवा था। इस हमले के बाद उन्हें कमरे की दीवारों पर कुछ शब्द उभरे हुए नजर आए। वहाँ लिखा था, मैरियन प्लीज़ हेल्प गेट, प्लीज़ फॉर हेल्प एंड प्रेयर्स। अब फॉयस्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने तंत्र मंत्र करने के लिए एक पादरी को घर में बुलाया, जिसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एक बार फिर से वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। मैरियन को किसी अदृश्य शक्ति ने अपने बेड से उछालकर नीचे फेंक दिया। ऐसा 2-3 रातों तक लगातार होने लगा और आखिरकार फॉयस्टर ने अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घर को खाली करने का निर्णय लिया। फॉयस्टर फैमिली के बाद किसी भी रेक्टर की दोबारा इस घर में रहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे आज भी इस घर में काफ़ी रुचि थी। वो थे परामनोवैज्ञानिक हैरी प्राइस, जो दोबारा इस घर में आना चाहते थे और इस बार उन्होंने इस घर को कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लिया। वो अपनी पूरी टीम के साथ इस घर में सेट हो चुके थे। 27 मार्च 1938 को
प्राइस और उनकी टीम ने रेक्ट्री में एक सियांस परफॉर्म किया और तब उन्हें एक आवाज़ ने चेतावनी दी कि आज रात को ये पूरी रेक्ट्री आग की चपेट में होगी। लेकिन उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया, जिसके बाद कैप्टन विलियम ग्रेगसन ने इस घर में अपना इंटरेस्ट दिखाया और वो अपनी वाइफ के साथ इस घर में रहने आ गए। 29 फरवरी 1939 की एक रात को जब मिस्टर विलियम और उनकी वाइफ लाइब्रेरी में थे, उनके हॉलवे में एक जलता हुआ लैंप अचानक फर्श पर गिर गया और कारपेंट ने आग पकड़ ली। धीरे धीरे करके पूरा घर आग की लपटों से गिर गया और जलकर राख हो गया। और इस तरह उस आत्मा की चेतावनी देने के 1 साल बाद वो घर जमीन पर धराशायी होकर पड़ा था। जिस दौरान घर जल रहा था, उस वक्त कई चश्मदीदों ने आग की लपटों में कुछ सायों को नाचते हुए देखा और साथ ही ऊपर वाले कमरे की खिड़की में एक औरत को कैपरी पहने हुए खड़ा देखा था। बॉर्ले रेक्ट्री अब पूरी तरह खंडर बन चुका था। इस घटना के 5 साल बाद सन 1944 में हैरी प्राइस एक बार फिर वहां अपने इक्विपमेंट्स के साथ आए। इस बार उन्हें घर के मलबे में एक औरत के जबड़े की हड्डी मिली, जो उनके मुताबिक उसी नन की थी जिसे बेनेडिक्ट संतों ने दीवार में चुनवा दिया था। उन्होंने पूरी रीति के साथ उस हड्डी को कब्रिस्तान में दफनाया। हालांकि इन सब के बाद भी वहां परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई और आज भी बॉर्ले चर्च की आसपास की जगह पर कई लोगों ने उस नन के भूत को देखने का दावा किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह की अनसुलझी और डरावनी घटनाओं को जानने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।